वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रही प्रकाश सिंह। आज हम इस वीडियो में 8 चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी कंट्री इंडिया फेस कर रही है और इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही हमें अन्य कंट्रियों से पिछड़ा हुआ महसूस होता है और हम कहीं ना कहीं इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और जिसमें हमारी सरकार इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी कोई विशेष प्रयास करती नज़र नहीं आ रही है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पानी का बुरा सपना। हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये बहुत ही बड़े जल संकट का सामना कर रही है। वर्तमान में भी ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग हमारी जो आधी आबादी है वो सूखे जैसी स्थिति में से जूझ रही है और इस साल पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में भी बारिश जो है औसत से भी कम हुई है। और नीति आयोग का कहना है कि अगर कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक पीने के पानी की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अभी से ही जो है इस मांग को पूरा नहीं किया जा पा रहा है तो फ्यूचर में जब ज़्यादा मांग होगी तो हमारी सरकारें कैसे पूरा करेंगी, भगवान जाने। लगभग 600 मिलियन भारतीय उच्च से अधिक जल तनाव से पीड़ित हैं और सुरक्षित पानी की जो पहुंच है वो क्या है, प्रतिवर्ष लगभग 2000 मौतों के लिए जिम्मेदार है। यानी पानी की कमी से लगभग 2 लाख मौतें जो है हो रही हैं एक साल में। और विशेषज्ञों का अनुमान है कि 21 जो बड़े शहर है, जो बड़ी सिटीज़ हैं, 2020 तक भूजल से बाहर निकल जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो भूजल है जिसका उपयोग करके जो है पानी की पूर्ति की जा रही है वो भी जल स्रोत समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में और भी भयावह स्थिति जो है हो सकती है हमारी कंट्री के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारी कंट्री इस समय फेस कर रही है वो है फेक न्यूज। यानी कि फेक न्यूज का बहुत ही प्रचार और प्रसार हो रहा है। कोई भी जो है मैसेजेस आता है व्हाट्सएप में, वो ऑटोमेटिकली लोग बिना जाने बिना समझे कि उस मैसेजेस में क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है फॉरवर्ड करते रहते हैं। ऐसे में जो हमारा जो समुदाय है वो जो है विभाजित हो जाता है, जिसमें बेहद ही गलत सूचना और अभद्र भाषा या गलत प्रचार किया जाता है ऐसे मैसेजेस में, और बिना किसी तथ्य के जो है ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड होती रहती हैं। और इसकी वजह से कई प्रकार की जो है दंगे प्रसाद जो है हमारी कंट्री लगातार झेलती रहती है। और जो हमारा साक्षरता का जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है। तो क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके पास जो है सस्ते मोबाइल अवेलेबल हैं, यानी मोबाइल आजकल लगभग सभी लोगों के पास हो गया है। तो क्योंकि उनके अंदर साक्षरता की कमी है, और साक्षरता क्या कहें, डिजिटल साक्षरता की कमी कह सकते हैं, कि पढ़ना लिखना तो उनको पता है बट तथ्यों को लॉजिकली जांचना ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर नहीं होती है। तो जिसकी वजह से वो जो है गलत तथ्यों वाली जानकारियों को भी फॉरवर्ड करते हैं और इससे क्या होता है, दुष्प्रचार होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी डिजिटल साक्षरता से जो है पिछड़ रही है और जिसका फ़ायदा जो है अन्य कंट्रीज़ के लोग या हमारे यहाँ ही कुछ जो है हमारी कंट्री को परेशान करने वाले जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कृषि और तबाही। यानी हमारा जो देश है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही जो है ढो रहे हैं, जैसे कि आत्महत्या हो गया, आपका कर्ज का बोझ हो गया, उपज की गिरती कीमतें हो गई, जो कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को जो है तहस नहस कर रही हैं। और इस समय वर्तमान में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पे विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो जनता है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है
और जिसके वजह से उसको गलत जानकारी दे के गुमराह किया जाता है। और इस वजह से हमारे एग्रीकल्चर में किसी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल या वैज्ञानिक ग्रोथ नहीं हो पाती है। जैसे जब तक किसी भी सेक्टर में जो कि किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है, उस सेक्टर में किसी वैज्ञानिक तरीके या टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उस सेक्टर की गुणवत्ता को बनाए रखना और उसमें वृद्धि करना जो है आसान नहीं होता है। और जो भी कंट्री जो है टेक्नोलॉजी या वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करती है वो अपने विशेष सेक्टर में आगे बढ़ जाती है। तो भारत का पिछड़ेपन में ये भी बहुत अहम रोल है कि जब भी यहाँ पे कोई नई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है तो लोग उसके विरोध में उतर आते हैं। और ये इस वजह से होता है कि यहाँ पे दुष्प्रचार बहुत तेज़ी से होता है। लोग राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए दुष्प्रचार करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक अहंकार। तो राजनीतिक अहंकार का मतलब है कि जो लोग राजनीति में हैं वो क्या करते हैं, अपने सरकारी ओहदे का फ़ायदा उठाते हैं और जो है लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की जड़ भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। और जो हमारा ज़्यादातर जो चुनाव होते हैं उसमें ऐसे ही लोग खड़े होते हैं जो अशिक्षित होते हैं या जो है ट्रेडिशनल तरीके के एजुकेशन सिस्टम से आए होते हैं और उनके अंदर जो शिक्षा से रिलेटेड समझ होती है वो बहुत ही कम होती है। और इस वजह से भी जो है, क्योंकि अब ये लोग ही अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी नियम कानून को बनाने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में जो है ऐसे नियम कानून बन पाते हैं जो अनलॉजिकल होते हैं और जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हो, इसके लिए वो कानून विफल हो जाते हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आम जनता को झेलना पड़ता है। और जो हमारा देश है वो बहुत ही बड़े संकट से भी गुजर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी ओहदे होते हैं बड़े बड़े, उसमें ऐसे ही लोग बैठे होते हैं। और जो हमारा जो है पढ़े लिखे लोग भी जो हैं जो सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो भी सही शिक्षा न मिलने के कारण, या कह सकते हैं कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली प्रक्रिया से ही आए हैं, तो वो भी जो है करप्शन से बाज नहीं आते, करप्शन करते हैं। और ऐसे कंडीशन में जो भी जनता के लिए लाभकारी योजनाएं चलती है वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाती है और इसकी वजह से भी जनता को प्रॉब्लम होती है या उनकी लाइफ जो है बेहतर तरीके से हमारे कंट्री के अंदर सही तरीके से नहीं चल पाती है। अब अगले हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, और ये बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं हमारी अशिक्षा से या जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम है उससे ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हम इस समय फोकस करेंगे कि बेरोजगारी किन किन वजहों से हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा है। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो कि 2017-2018 के बीच में हुआ था, उसके अनुसार औपचारिक रूप से जो प्रशिक्षित युवा हैं वो क्या है, बेरोजगार हैं। प्रशिक्षित का मतलब है यानी जो पहले से ही कुछ प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं वही बेरोजगार हैं। तो इसका रीज़न मैं भी आपको बता दूं कि कहने का मतलब है कि उनके पास जो प्रशिक्षित लोग हैं उनके पास डिग्री तो है, बट मेन समस्या ये कि प्रशिक्षित नहीं है। जैसे हमारी जो ITI हो गए या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हो गए या जितने भी टेक्नोलॉजिकल केंद्र हैं, ज़्यादातर केंद्रों में क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता है। टीचर आते हैं और चले जाते हैं, वो क्लास करना पसंद नहीं करते हैं। बच्चे भी आते हैं और चले जाते हैं, और कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि बच्चों को ज़बरदस्ती रोका जाता है और कोई भी पढ़ाई नहीं होती है, और इसके बाद टाइम एक्सपेंड होने के बाद उनको जो है आना और जाना लगा रहता है कुल मिला के इसी तरीके से, और 2 साल कंप्लीट होने के बाद डिग्री बांट दी जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारे प्रशिक्षित, जिनको हम प्रशिक्षित युवा कह रहे हैं, वो अप्रशिक्षित हैं। उनके अंदर कोई भी टेक्निकल स्किल्स वगैरह नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो स्वरोजगार में उतर सकें। वो पूरी तरह से सरकारी रोजगार पे ही डिपेंड होते हैं। और क्योंकि हमारी ज़्यादातर जो युवा है वो सरकारी रोजगार पे ही डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और
जो सरकारी सेक्टर है उसमें भी एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेड मात्रा में ही जो है रोजगार तैयार होता है। ऐसे कंडीशन में सरकारें भी ज़्यादातर जितने भी युवा हैं सभी को रोजगार देने में असक्षम है। तो इस वजह से भी बेरोजगारी जो है चरम सीमा को पार कर गई है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी इस तरीके से डिजाइन है कि ये सरकारी सेक्टर को ही प्रमोट करती है और युवाओं को इस तरीके से प्रेरित करती है कि वो सरकारी सेक्टर या सरकारी जॉब्स की ही तैयारी करें, और इस तरह से उन युवाओं की समझ विकसित होती है कि वो उसी में सुरक्षित है, यानी सरकारी रोजगार प्राप्त करके ही उनका करियर सुरक्षित है। बाकी का प्राइवेट अगर जॉब करते हैं तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। और समाज का कुछ माहौल भी ऐसा है कि सरकारी जो नौकर हैं उनको ही ज़्यादातर प्राथमिकताएं दी जाती हैं, और जिसकी वजह से युवाओं के ऊपर दबाव बनता है कि वो सरकारी रोजगार ही करें। और ऐसे कंडीशन में भी हमारे बहुत बड़े मानव संसाधन का दुरुपयोग हो रहा है। हमारी जो मैन फोर्स है या मैन पावर है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। हमारे देश के कई नेता चिल्लाते रहते हैं कि हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर युवा क्या है, अनस्किल्ड हैं, बेरोजगार हैं, और उनके जो है उनका कोई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, यानी एक अच्छा संसाधन जो है नष्ट हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की। तो इसके लिए सलूशन क्या है, तो सलूशन मतलब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन सारी प्रॉब्लम से निकल सके। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना होगा। इस तरह के एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना होगा जो स्किल्ड युवाओं को तैयार करे, जो कि हमारी कंट्री में भी कुछ टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स या कुछ औद्योगिक इकाइयों को खड़ा करने में हमारी मदद करे, या विदेशों में भी जाके जो है अपने स्किल्स के बिहार पे जॉब हासिल कर सके और वहाँ पे भी जॉब कर सके, जिससे वो अपने जीवन को बेहतर बना सके, और जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ के लोगों को भी मदद कर सके, या अपनी ही कंट्री में काम करते हैं तो अपनी कंट्री को बढ़ाने में मदद कर सके। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे फोकस किया जाए। तो वो कहीं जैसे सरकार के लिए कोई प्राथमिकता वाली चीज़ ही नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम लगातार बनी ही हुई है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा लंबित न्याय। लंबित न्याय का मतलब जो विलम्ब, जिसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब होता हो, मतलब न्याय के लिए आप जो है बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करना हो। तो भारत के अंदर जो न्याय व्यवस्था है उसकी गति जो है कछुए की चाल से भी धीमी है। जो है आप अगर सोचे कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं और आपका केस चल रहा है, तो आप लगातार केस लड़ते रहिए और जो है वकीलों को पैसे खिलाते रहिए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होनी है। इतनी सुस्त जो है हमारी न्याय प्रणाली है। तो ये 100 साल पुराना हाँ, जो यहाँ के कानून है वो 100 साल 200 साल पुराने, 50 साल 10 साल पुराने, जिनका आज के समय के हिसाब से कोई महत्व नहीं है, उन सारी चीज़ों को भी फॉलो किया जा रहा है। मतलब हमारा जो संविधान है वो भी कॉपी पेस्ट किया गया हुआ है, थोड़ा सा ब्रिटिश का उठाया, थोड़ा सा अमेरिकन उठाया और मिक्स मैच करके जो है एक जो है संविधान तैयार कर दिया है, और उसी संविधान को लोग जो है घसीटे पड़े हैं। तो इस वजह से भी जो है हमारी कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और सरकार भी इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। मतलब ज़्यादातर कानूनों के बारे में तो जिसके लिए कानून बना है, जैसे कि जनता के लिए कानून बना है, तो जनता को ही नहीं पता है कि हमारे लिए क्या नियम कानून है। ज़्यादातर नियम कानून जो है सरकारें ही अपने बचाव के लिए प्रयोग करती हैं, या सरकारी जो कर्मचारी हैं जैसे कि पुलिस वाले इनका जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, या जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके जेब में पैसे हैं, जो नेता हैं, वो सब गलत तरीके से इन सब कानूनों का दुरुपयोग करते हैं, और जो कमज़ोर वर्ग है जिनके पास पैसे नहीं है वो इन सब का शिकार होते हैं। आज भी वो चीज़ कंटिन्यूअस बनी हुई है, लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी सुधार कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा पुलिसिंग। तो पुलिसिंग के बारे में भी हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इस पे तो एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन हम जो है इस वीडियो में उतनी डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। तो ड्रग्स एंड क्राइम एंड संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार जो 2013
में प्रति लाख आबादी में भारत के 138 पुलिसकर्मी जो थे उनके अनुपात 71 देशों में पाँचवा स्थान था, सबसे कम था। और विशेषज्ञों का कहना है कि जो हमारी भारतीय पुलिस प्रणाली है वो क्या है, बहुत ही पुरातन है और आधुनिकता से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, और सुधार जो है वो बहुत लंबे समय से ही जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित हैं। तो वो लंबित ही रहने वाले हैं। कोई भी सरकार इसकी भी सुध नहीं लेती है कि पुलिसिंग में भी हमें कोई सुधार करना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जब पुलिस की भर्तियां निकलती हैं तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो बिल्कुल ही धराशायी होता है। हम जो है मेरिट के आधार पे ही जो है पुलिस कांस्टेबल या दरोगा वगैरह की भर्तियां कर लेते हैं, और ऐसे ही लोग जो है बेसिस लेवल पे सुरक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों जब क्या होता है मेरिट के आधार पे सेलेक्ट होते हैं तो मेरिट में नंबर के आधार पे लोगों का सिलेक्शन होता है। अब नंबर जो है एजुकेशन सिस्टम की देन है, और हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम नकलची है पूरी तरीके से। जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनकी बात कर ली जाए तो वहाँ पे नकल प्रचलन में है सारा। जितने भी लड़के हैं और जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं वो एजुकेशन माफिया के रूप में काम करते हैं, और नकल होती है, बराबर नकल होती है, गाइड से ही पूरा लिख दिया जाता है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर लड़के तो 90% हम कह सकते हैं, 99% लोग जो है नकल से ही पास होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो ज़्यादा नंबर वाले जितने भी हमारी जो युवाओं की लिस्ट है वो भी ऐसे ही लोग इसमें शामिल हैं। तो जब ये हमारे सरकारी यानी पुलिसिंग में आते हैं तो ये जो है वही बहती गंगा वाले होते हैं। तो ये करप्शन करने से बाज नहीं आते, ये करप्शन करते रहते हैं, और जिसकी वजह से जो है आम जनता को जो है कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, और उनका शोषण इन जो है सरकारी कर्मचारियों और पुलिस के द्वारा होता रहता है। सेंटर फॉर द स्टडी एंड डेवलपमेंट सोसाइटीज़ में 2018 में लोक नीति टीम के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25% से जो कम भारतीय पुलिस पर अधिक भरोसा करते हैं। जो हमारी जनता है वो 25% से कम ऐसी जनता है जो भारतीय पुलिस पे जो है भरोसा जताती है। अविश्वास बहुत ज़्यादा है, और इसके जो फैक्टर हैं वो जो है मैंने कुछ देर पहले ही आपसे डिस्कस किया कि पुलिस का जो है रवैया जो है जनता के प्रति बहुत ही निराशाजनक है, और जनता के अंदर भी पुलिस के प्रति भरोसा बहुत कम है। बहुत से ऐसे जो केसेस होते हैं, छोटे मोटे केसेस होते हैं, ऐसे केसेस में जनता डरती है और कंप्लेन करने से ही डरती है कि जाके वो कम से कम FIR ही कर सके। और पुलिस वाले भी का फोकस यही रहता है कि जो है FIR हमें दर्ज न करनी पड़े, या FIR किसी तरह दर्ज भी हो गई तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो पावरफुल लोग हैं जो इस पुलिस सिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं, और जो कमज़ोर लोग हैं जो शोषण का शिकार हुए हैं, उनको कोई न्याय नहीं मिल पाता है। उनका जो न्याय है वो यहीं पे दबा दिया जाता है। तो इस स्थिति की वजह से ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से जो हमारी जनता है या जनता के अंदर बहुत से लोग हमारे अपने देश पे गर्व करने से रोकते हैं। यानी इन सारी चीज़ों में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, और अभी हमें अपनी कंट्री पे गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सी कंट्रियों से बहुत ही पीछे चल रहे हैं, और ऐसी कोई भी पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आती है जिसकी वजह से हम अपने देश पे गर्व कर सकें। विभिन्नता में एकता कहा जाता है कि विभिन्नता में एकता है, इंडिया ऐसी कंट्री है, लेकिन सही लॉजिकल चीज़ें अगर पकड़ा जाए तो विभिन्नता में कभी भी एकता नहीं होती है, समानता में एकता होती है। तो कहीं ना कहीं जो है हम अपने ही जो है बनाए नियमों में उलझ के रह गए हैं, तो इससे निकलने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ आगे की वीडियोज में मैं शायद इनके जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सलूशन के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो बाय दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।